India will awake to life and freedom. राष्ट्र के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह पहला ऐतिहासिक संबोधन था। 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद मुल्क बना। दोस्तों, हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन अपने यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं थी। एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था जरूर थी किंग जॉर्ज 6 के अगुवाई में, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उनकी वो एक नेतृत्व था उनका और एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था थी। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुआ था। इस बीच क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र दिवस की घोषणा होती है, जब भारत एक गणतंत्र राज्य की घोषणा हो गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। उसी साल गांधी जी की हत्या 2 साल पहले हो चुकी थी और उसी साल दिसंबर में 15 दिसंबर को सरदार पटेल का भी निधन हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा नेता, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके हैं, सबसे बड़ा नेता देश का उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय देश में कांग्रेस का बोलबाला था। इस बीच 1950 मार्च 1950 में ही भारत में चुनाव आयोग की स्थापना भी हो चुकी थी और सुकुमार सेन को देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त भी नियुक्त कर दिया गया था। और सुकुमार सेन पूरी तैयारी से देश में पहली बार चुनाव कराने के लिए लगे हुए थे और मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। लेकिन यह चुनाव इतना आसान नहीं था, इसमें कई चुनौतियां थीं। भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 85% ऐसे लोग थे जो कि लिख पढ़ नहीं सकते थे। उस दौरान कुल मिलाकर 4500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 499 सीटें लोकसभा की थीं और बाकी विधानसभाओं की। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियां बनाई गई थीं, जिसके लिए 8200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना। बहुत सी महिलाओं को अपना नाम बताने में झिझक थी। वो अपने आप को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थीं। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका, क्योंकि वो अपना नाम बताती ही नहीं थी। चुनाव करवाने के लिए करीब 56,000 लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया। उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियां पहुंचाने के लिए खास तौर से पुलों का निर्माण किया गया और हिंद महासागर के कुछ द्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल किया गया। पश्चिमी देशों के अधिकतर मतदाता उम्मीदवार को उसके नाम से पहचान सकते थे, लेकिन भारत में अधिकतर लोगों के अशिक्षित होने के कारण मतपत्र में मतदाताओं के नाम के आगे चुनाव चिन्ह छापा गया था। हर मतदान केंद्र पर मतपेटियां रखी रहती थीं, जिस पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था और मतदाताओं को उसमें अपना मत डालना पड़ता था। नकली मतदाताओं से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्याही बनाई थी जो मतदाता की उंगली पर 1 सप्ताह के लिए बनी रहती थी। भारत भर के 3000 सिनेमा घरों में चुनाव और मतदाताओं के अधिकार से संबंधित वृत्त चित्र दिखाया गया था और इस बीच देश में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव प्रचार के लिए हवाई जहाज के अलावा सड़कों और रेलों का भी इस्तेमाल किया। 1 अक्टूबर 1951 से उनका चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो चुका था। उससे पहले वो 9 महीनों से भी ज़्यादा वक्त से देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार के नज़रिए से घूमते रहे थे। उस दौरान नेहरू ने कुल 25,000 मील की दूरी कवर की, जिसमें 18,000 मील वे हवाई रास्ते से, तो 5,000 से अधिक सड़क मार्ग यानी कार के जरिए, और 1,600 मील से ज़्यादा उन्होंने रेलवे का सफ़र किया, और यहाँ तक कि 90 मील का रास्ता उन्होंने नाव में बैठकर तय किया। नेहरू का पहला चुनावी भाषण पंजाब लुधियाना में हुआ, जहां उन्होंने सांप्रदायिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो लोग हिंदू और सिख संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा एक जमाने में मुस्लिम लीग ने किया था। नेहरू का अगला भाषण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दिल्ली में हुआ। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना लेते हैं। मतदाताओं के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की एक सीमित लोकप्रियता थी और नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई पार्टी जनसंघ बनाई थी। और इस तरीके से कुछ पार्टियां एक्टिव हो गई थी। कांग्रेस के अलावा भी कम्युनिस्ट पार्टी और ये किसान मजदूर प्रजा पार्टी और इस तरह की इक्का दुक्का कुछ स्थानीय पार्टी उस दौरान एक्टिव हो गई थी। हालांकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि उस वक्त देश में कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन हाँ, उनके खिलाफ कुछ पार्टियां अलग अलग जगहों पर सक्रिय हो चुकी थी। देश के पहले आम चुनाव यानी 1951-52 के चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में डाला गया। क्या आप जानते हैं, उसी दिन ब्रिटेन में भी मतदान शुरू हुआ था, जिसका चुनाव परिणाम अगले ही दिन आ गया और सत्ताधारी लेबर पार्टी को हराकर कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल एक बार फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन अपने यहाँ चुनाव परिणाम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि देश के दूसरे भागों में जनवरी और फरवरी 1952 में ही मतदान कराया जा सका। सबसे अधिक 80% मतदान केरल के कोट्टायम चुनाव क्षेत्र में हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल चुनाव क्षेत्र में सबसे कम 20% वोट डाले गए। पूरे देश व्यापक अशिक्षा के बावजूद करीब 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भारतीय जनतंत्र में लोगों के विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल हैदराबाद से आई, जहां कुछ साल पहले तक भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले निजाम हैदराबाद ने सबसे पहले आकर मतदान किया था। और इस तरह से पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक करीब 4 महीनों तक चला और ये लगभग 68 चरणों में संपन्न हुआ। पहले आम चुनाव में कुल 1874 उम्मीदवारों ने अपना दम दिखाया। मतदाता के लिए तब न्यूनतम उम्र 21 साल हुआ करती थी और कुल 36 करोड़ आबादी में करीब 17.3 करोड़ मतदाता थे। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस के अलावा श्रीपाद अमृत डांगे के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय जनसंघ जो बाद में बीजेपी बना, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और लोहिया की अगुवाई वाली सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में किसान मजदूर प्रजा पार्टी समेत कुल 53 छोटे बड़े दल मैदान में थे। पूरे देश को देश की पहली आम सभा चुनाव के परिणामों का इंतजार था और जैसा कि अनुमान था, इस चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने इन चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की। फूलपुर लोकसभा सीट से जवाहरलाल नेहरू ने विशाल अंतर से जीत हासिल की। साधारण बहुमत के लिए तब 245 सीटों की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस ने कुल 489 सीटों में से 364 पर अपना परचम लहराया। दूसरे नंबर पर सीपीआई रही, जिसके खाते में 16 सीटें आईं।
12 सीटों के साथ सोशलिस्ट पार्टी तीसरे स्थान पर रही। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 9, हिंदू महासभा ने 4 और भारतीय जनसंघ व रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3-3 सीटों पर जीत हासिल हुई। पहले आम चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर करीब 45% रहा। कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा वोट शेयर निर्दलियों का रहा, जिन्हें कुल 16% वोट मिले। सोशलिस्ट पार्टी ने लगभग 11, सीपीआई को 3.25 और भारतीय जनसंघ को 3.06% वोट मिले। और चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। जोड़ता चलूं कि इसी चुनाव में, पहले चुनाव में, देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बॉम्बे, जो नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे, वहाँ पर अपने ही सहयोगी रहे एनएस करजोलकर के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। अंबेडकर के अलावा एक और कद्दावर नेता आचार्य कृपलानी भी इस चुनाव में हार गए थे। और जीतने वाले में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 2 और ऐसे नेता भी चुनाव जीते जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने, और वो थे गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री। उम्मीद है आपको 1951-52 पहले आम सभा चुनाव की ये कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक और आपकी जानकारी को बढ़ाता हुआ, यह वीडियो बनाने में मैंने बड़ी मेहनत की है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर हौसला बढ़ाते रहिएगा। जिंदाबाद रहिए और वोट ज़रूर कीजिएगा। चुनाव आ रहा है, चुनाव आ चुका है। जिंदाबाद।